चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग विद कैपिटल गेन अमेंडमेंट्स। किसी को सेक्शन रेंज याद है कैप गेन्स की? सेक्शन रेंज क्या है? 45 से 55। ठीक, देखो कैप गेन्स एक तो बहुत बेसिक अमेंडमेंट है हमारा। सीआईए कौन सा लगता है? 348। ये हमने पूरे बैच में देख ही लिया था, है ना। देखो ये इसके लिए उसके लिए होता है जो नवंबर एग्जाम देके आया है वो इस साल पहली बार देखना चाहता है चेंजेस क्या हुए हैं। उस साल सीआईए 311 था शायद, अब 348 है। हाँ ठीक है, ये तो बेसिक पॉइंट था। अब सुनो, हमने पढ़ा था होल्डिंग पीरियड। ये था कौन सा एसेट 12 महीने में बन जाता है लॉन्ग टर्म, कोई 24 महीने में, कोई 36 महीने में। 24 में याद है दो ही थे, इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड अनलिस्टेड शेयर्स। और 12 महीने में कौन कौन था? कोई भी लिस्टेड शेयर्स या लिस्टेड यूनिट्स यानी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स। और बाकी सारे कहां थे? 36 महीने में, यानी पूरा जड़पास। याद है जड़पास, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल, ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, ये सब कहां था? अदर 36 महीनों में ये था ना। इसका फर्क क्या पड़ता था कि इस टाइम पीरियड के बाद बेचोगे तो लॉन्ग टर्म वरना शॉर्ट टर्म। इतना क्लियर है आप लोगों को? सुन अमेंडमेंट क्या हुई है? अमेंडमेंट हुई है ये, आपको याद है लिस्टेड सिक्योरिटीज में कितना लगता था होल्डिंग पीरियड? 12 महीने का। ठीक है, अब देखो देखो यहां बोला है चेंज करके कि अगर कोई लिस्टेड सिक्योरिटी है, यानी चुप करा के इनको भेज दे सर। हाँ, अगर कोई लिस्टेड सिक्योरिटी है अदर देन मार्केट लिंक्ड डिबेंचर या यूनिट ऑफ अ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड। क्या है? कौन शोर कर रहा है? एक सेकंड वीडियो करो, एक सेकंड। ठीक है चलो देखो, लिस्टेड सिक्योरिटीज में हम होल्डिंग देखते हैं 1 साल का यानी 12 महीने का। पर अगर वो लिस्टेड सिक्योरिटी मार्केट लिंक डिबेंचर है या फिर कोई स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड का यूनिट है। अब स्पेसिफाइड कौन सा गवर्नमेंट ने नहीं बताया, बोला हम बता देंगे तो बताना होगा। अभी हेडिंग बना दी कि या तो कोई मार्केट लिंक्ड डिबेंचर है, मतलब ऐसा डिबेंचर जिसको आप डेली बेस पे ट्रेड कर सकते हो मार्केट में। देखो नॉर्मली डिबेंचर्स क्या होते हैं, आपने आज खरीदे 5-10 साल के बाद वो रिडीम हो जाएंगे या पार पे या प्रीमियम पे, उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। मार्केट लिंक डिबेंचर काइंड ऑफ अ शेयर हो गया, जैसे शेयर का प्राइस बढ़ता है इनका प्राइस बढ़ता है, डेली बेस पे खरीद सकते हो आप। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर कोई मार्केट लिंक्ड डिबेंचर है या स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड का यूनिट है, इसमें आपको होल्डिंग पीरियड देखना ही नहीं है, ये हमेशा शॉर्ट टर्म माने जाएंगे। ये बात कॉपी में लिखो कहीं पे, मार्केट लिंक डिबेंचर या फिर यूनिट ऑफ अ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड, या तो मार्केट लिंक डिबेंचर या फिर यूनिट ऑफ अ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड, इसमें होल्डिंग पीरियड नहीं देखना है आपको, ये हमेशा क्या माने जाएंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। बस ये याद कर लो आप लोग, बस यही बताया मैंने, ये बताया। ये लिखा ना मार्केट लिंक डिबेंचर्स या फिर यूनिट ऑफ अ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स, ये हमेशा क्या माने जाएंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। चाहे कितना भी इनका होल्डिंग हो, चाहे तुम 10 साल रख लो इनको, ये क्या माने जाएंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। मतलब 10 साल बाद तब भी शॉर्ट टर्म, हाँ, चाहे 2 दिन बाद बेचो या 10 साल बाद, माने जाएंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हमेशा। और पता है शॉर्ट टर्म गेन निकालना इजी होता है, एफवीओसी माइनस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, नेट कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है इंडेक्सेशन। क्या हुआ? क्लियर है ये बात? इन दोनों में लॉन्ग टर्म नहीं आएगा, हमेशा शॉर्ट टर्म आएगा हमेशा। किन दोनों में? मार्केट लिंक डिबेंचर्स और यूनिट्स ऑफ अ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड। अब चाहे 6 साल रख लो, फर्क नहीं पड़ता, नाम याद रखना। तो क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे, ये आपसे एमसीक्यू पूछ सकते हैं यहाँ पे। ऐसे आ जाएगा, एक मार्केट लिंक डिबेंचर है, आपने 48 मंथ्स के बाद बेचा, बताओ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म। ठीक है,
इनका जो कैपिटल गेन निकालना है ये लगता है सेक्शन 50AA के अंदर। एक नया सेक्शन आ गया 50AA। हम सीधा चलते हैं 50AA पे। इसे बंद कर देना भाई लक्ष्य। देखो हम आगे सीधे आ गए 50AA के ऊपर। क्या बोला, अगर आपने कोई स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड बेचा हो, ध्यान से, जो कब खरीदा है आपने, ऑन और आफ्टर 1/4/23, यानी इससे पहले खरीदा होगा ना, तो ये रूल नहीं लगेगा उनके ऊपर। ये रूल कब लगेगा, जब आपने हमारे प्रीवियस ईयर में खरीदा है। तो ये बात स्पेशल पॉइंट है, यहां पे ध्यान रखना है ये, ठीक है। ये आपने क्या खरीदा हो, मार्केट लिंक्ड डिबेंचर। अच्छा, डिबेंचर क्या होता है, इक्विटी की डेट, डेट होता है ना। ये अमेंडमेंट ना डेट के लिए लाए हैं ये लोग। तो अगर यहां बोला है मार्केट लिंक्ड डिबेंचर, अच्छा जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये हमारे पैसे कहां लगा सकते हैं, डिबेंचर्स के अंदर, इक्विटी में कि दोनों में, दोनों में लगा सकते हैं। ये अमेंडमेंट डिबेंचर्स के लिए, डेट के लिए है। तो यहां दो ऑप्शन मिले, या तो आप खरीद लो मार्केट लिंक्ड डिबेंचर, या फिर ये ऐसे आपको म्यूचुअल फंड पे ले जाना चाहते हैं जो स्पेसिफाई करेंगे जो पैसे कहां लगाता होगा, डेट के अंदर। ये याद रखना, अमेंडमेंट डेट को हिट कर रही है, क्योंकि ना अब गवर्नमेंट चाहती है इक्विटी से बाहर निकलो, डेट में लगाओ पैसे आप लोग। फिर सुन लो, अमेंडमेंट किस पे लग रही है, ये डेट पे। या तो खरीद लो मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स, या फिर क्या ले लो, ऐसा स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड जो पैसे कहां पे लगाता हो, डेट में। ध्यान से देखो, पहले समझाता हूं। देखो, मार्केट लिंक्ड डिबेंचर सिंपल हो गया, जिसका मेन प्रिंसिपल क्या होता है, डेट, और वो लिंक होता है मार्केट से, प्राइस ऊपर नीचे होता रहेगा उनका। स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड क्या होता है, देखो, अ म्यूचुअल फंड वेयर नॉट मोर देन 35% ऑफ इट्स प्रोसीड्स इज इन्वेस्टेड इन द इक्विटी शेयर्स। मतलब उसका 35% से ज्यादा पैसा इक्विटी में नहीं होना चाहिए, या ऐसे कह लो मिनिमम 65% पैसा वो कहां लगाएगा, डेट के अंदर। तो ज्यादा इसका डेट फॉर्म में हो गया ना ये। यानी कौन सा म्यूचुअल फंड है स्पेसिफाइड वो नहीं बताया, पर इतना बता दिया ये म्यूचुअल फंड ऐसा होगा जो कम से कम 65% पैसा कहां पे लगाएगा, डेट में। उसे हम कह सकते हैं स्पेसिफाइड। तो इन दोनों केसेस में आप होल्डिंग पीरियड नहीं देखोगे, हमेशा क्या मानोगे इसको, शॉर्ट टर्म। पॉइंट समझ आया। अगर शॉर्ट टर्म माना तो टैक्स का रेट क्या लगाएंगे, बताओ। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में रेट क्या लगता है टैक्स का, चलो ये पूरा याद कराता हूं। लॉन्ग टर्म में दो पॉसिबल है, नॉर्मल है तो 112 20%, लिस्टेड वाला तो 112A 1 लाख के ऊपर 10%। शॉर्ट टर्म में दो पॉसिबल थे, एक तो नॉर्मल जो स्लैब में जाता था, और एक 111A 15%। ये कहां जाएगा, लिस्टेड है ये, ध्यान रखना। ये कहां जाएगा, ये नॉर्मल, ये स्लैब्स में जाएगा, याद रखना। ये जाएगा स्लैब में, इसका टैक्स निकालोगे आप स्लैब में। यानी कि दो ऑप्शन लगेंगे आपके पास, ओल्ड स्लैब्स या 115 BSC, डिपेंडिंग कि आपको क्या करना है। यहां पे दोनों लगे देखने पड़ेंगे आपको। तो कहीं लिख लेना कॉपी में, ये सब गेन तो शॉर्ट टर्म निकलेगा, और लिख लो टैक्स रेट एज पर द स्लैब्स, टैक्स रेट एज पर द स्लैब्स। पॉइंट समझ आ गया आपको ये, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को क्या हम एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर मान सकते थे, नहीं मान सकते थे, नहीं मान सकते, बिल्कुल, वो यहां भी मना कर दिया, ठीक है। एसटीटी का इलेक्शन नहीं मिलेगा। पर आपको याद है, यही अगर शेयर्स आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड है तो एसटीटी को खर्चा मान सकते थे, क्योंकि अब हम कैप गेन्स नहीं निकाल रहे, अभी जाएगा पीएनएल के डेबिट साइड में। यानी कि देखो, नॉर्मली क्या होता है, आप शेयर्स खरीदते हो, होल्ड करते हो, फिर बेचते हो, तो आपका गेन हो जाता है कैपिटल गेन्स, वहां पे एसटीटी खर्चा अलाउड नहीं होता। आप शेयर्स की डेली ट्रेडिंग करते हो, आप ब्रोकर हो या डीलर हो शेयर्स के, डेली ट्रेडिंग कर रहे हो, तो फिर जो आपने एसटीटी पे किया है वो आप एक्सपेंस मान सकते हो, क्योंकि अभी कैप गेन्स में नहीं जा रहा, अभी जा रहा है पीएनएल के डेबिट में। पॉइंट समझ आ गया, ठीक है। चलो ये क्लियर है।
ओके, अब क्या बोला, अगर कैप गेन कैसे निकालोगे यहां पे आप, एफवीओसी क्या होगा, एफवीओसी जितने का आपने बेचा एज रिड्यूस्ड बाय द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जितने का आपने खरीदा, और अगर कोई एक्सपेंडिचर है जो आपने ट्रांसफर के टाइम पे खर्च किया है तो माइनस कर देना, पर उसमें कौन सा खर्चा नहीं हो सकता, एसटीटी वाला। बस ये लिख लो जरा, बना लो फॉर्मेट, एफईओसी क्या हो जाएगा, सेल प्राइस, कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, और कोई भी एक्सपेंस आपने किया ट्रांसफर पे माइनस कर सकते हो एक्सेप्ट कौन सा, एसटीटी, खत्म। इस पे आप मान के चलो 2 नंबर क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में आपका आराम से। संस्कृति क्लियर है, हेडेक हो रहा है क्या आपको, ऐसे करके बैठे हो, अच्छा एकता तंग कर रही है आपको, तंग कर रही है एकता आपको, कृति पीट रही है आपको, फिर चलूं आगे। ये बात ध्यान रखना, 50 डबल वाला हो गया हमारा काम। तो कौन से 2 शेयर हैं और कौन से 2 एसेट्स हैं जिसमें हम नहीं देखते लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, मार्केट डिबेंचर्स और स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड। ये पैसे कहां लगाते हैं म्यूचुअल फंड्स, कितना, कम से कम 65%, या इक्विटी का बोलो कम से कम, इक्विटी में आएगा मैक्सिमम 35%। ठीक है, चलो आगे अगली देखते हैं अमेंडमेंट। नेक्स्ट, ये हमारा हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद करो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन। मैंने आपको याद है एक बॉक्स बना के सिखाया था, जो बॉक्स के अंदर रहेगा वो एसेट है, जो बाहर निकल जाएगा वो कैपिटल एसेट नहीं है। जल्दी डालते हैं बॉक्स के अंदर, क्या क्या था, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, फिर आया था एनी शेयर हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फिर उसमें से हमने बाहर किया था स्टॉक इन ट्रेड को, बाहर किया था पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी को, पर जड़पास अंदर था, रूरल एग्रीकल्चर लैंड बाहर था, गोल्ड कहां पे आता, गोल्ड, गोल्ड अंदर आएगा, ज्वेलरी अंदर होती है बॉक्स के, उसमें गेन निकालते हैं, पर गोल्ड बॉन्ड्स बाहर थे, याद है। और मैंने आपको गोल्ड बॉन्ड्स का लॉजिक क्या दिया था, गवर्नमेंट चाहती है कि गोल्ड इतना मत खरीदो, गोल्ड बॉन्ड्स खरीद लो, वो छप जाएगा पेपर के ऊपर, और जितना मार्केट में गोल्ड का रेट होगा उतने का वो गोल्ड बॉन्ड होगा। जैसे मान लो आज मुझे गोल्ड की चेन खरीदनी है 50,000 की, गवर्नमेंट कहती है गोल्ड का बॉन्ड खरीद लो सेम 50,000 का, कल को चेन का प्राइस बढ़ेगा हम बढ़ा देंगे बॉन्ड का प्राइस, कल को चेन का प्राइस कम होगा हम कर देंगे बॉन्ड का प्राइस। बस ये तुम उसको पहन नहीं सकते पर एज ए इन्वेस्टमेंट कैरी कर सकते हो। तो मैंने कहा फायदा क्या होगा, फायदा यह होगा जब गोल्ड की चेन को बेचता कैपिटल गेन निकालना पड़ता, 20% का टैक्स जाता लॉन्ग टर्म बन जाता तो, और अगर मैं गोल्ड बॉन्ड्स को बेचूंगा तो कोई टैक्स नहीं आएगा, प्लस गोल्ड बॉन्ड में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। हाँ, बैंक्स में जाके, पॉइंट समझ आया आपको। पर अब वैसा ही मिलता जुलता एक पॉइंट आया, गोल्ड बॉन्ड्स की तरह ही एक आया गोल्ड रिसीट, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट, जस्ट लाइक गोल्ड बॉन्ड से ही ये मार्केट में ट्रेडिंग होती है इसकी। यहां पे क्या होता है, आप अपना घर में जो गोल्ड पड़ा है ना, गोल्ड लेके जाओगे, जितने का वो गोल्ड है उतने की आपको एक पर्ची यानी कि रिसीट मिल जाएगी, अब उससे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। खोल देना, हाँ पॉइंट समझ आया आपको। जैसे कि अगर मैं गोल्ड की चेन किसी को बेचता तो क्या होता, गेन निकलता मेरा। अब गवर्नमेंट कहती है हमारे पास आओ, मार्केट में जाओ, जितना गोल्ड देना है दे के बदले में ले लो एक रिसीट। मान लो 1 लाख का गोल्ड था, 1 लाख की मिल गई मुझे रिसीट, अब उस रिसीट से डेली बेस पे खरीदो बेचो जो करना करो, उस पर गेन कम नहीं निकालेंगे आपके ऊपर। सॉरी दोबारा सुन लो, एक बार गलत हो गया, सॉरी दोबारा सुनो, मैं एक काम करते लिख के बताता हूं, देखो देखो देखो, मेरे पास गोल्ड था, लेट क्यों हो गया कुशल, लेट क्यों हो गया, क्यों, देखो मैंने अपने फिजिकल फॉर्म वाले गोल्ड को किसमें कन्वर्ट कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट में। सबसे पहले बात, एसेट मेरा कन्वर्ट हो गया। जैसे याद है हमने क्वेश्चंस कर रहे थे, हमने इक्विटी, हमें किसी कंपनी के डिबेंचर लिए थे, उन्होंने हमको कल को इक्विटी शेयर दे दिए थे, कन्वर्जन हुआ था। हम प्रेफरेंस शेयर लेते हैं, रिडम्पशन पे पैसे नहीं मिलते, हमको मिल जाते हैं इक्विटी शेयर्स, ये भी तेरे कन्वर्जन ही है। अब कन्वर्जन हुआ है तो ऑफ कोर्स कैपिटल गेन तो निकालना पड़ता, पर गवर्नमेंट ने बोला नहीं,
सेक्शन 47 जो कहता है नॉट अ ट्रांसफर, वहां हमने लिख दिया इसको नॉट अ ट्रांसफर, यानी कि जो आप गोल्ड को बनाओगे रिसीट, हम इस पे गेन नहीं निकालेंगे आपसे, हमने गेन छोड़ दिया। पर अभी आपको फायदा क्या हुआ, आपको तो रिसीट मिल गई एक, कोई फायदा तो हुआ नहीं आपका। बस फायदा ये हुआ बस रिसीट की आप ट्रेडिंग कर सकते हो मार्केट में डेली बेसिस पे, खरीदा बेचा कर सकते हो मार्केट में आप। ये जैसे हम पैसे लगाते हैं ना शेयर्स में, यहां लगा सकते हैं पैसा हम गोल्ड में, ये फायदा हो गया। अब क्वेश्चन क्या आया, आपने गोल्ड खरीदा था 1/4/2005 को, ठीक है। कन्वर्जन आपने रिसीट के अंदर किया है मान लो 31 मई 2023 को, और आपने इस रिसीट को सेल कर दिया 30 नवंबर 2023 को। समझ आया? अब शॉर्ट टर्म बनाऊं कि लॉन्ग टर्म बनाऊं? पहली बात तो बेचा क्या है मैंने, गोल्ड बेचा है कि रिसीट बेची है? रिसीट मुझे मिली कब थी? 31 मई 2023 को। शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म? उसमें क्या करते थे हम लोग, जब हम किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदता था, फिर मुझे उसके शेयर मिल जाते थे, हम होल्डिंग पीरियड कब से मानते थे? जब से शेयर मिले, जब से डिबेंचर लिए थे, जब से डिबेंचर लिए थे। सेम लॉजिक यहां लगाओ। आपने 2005 में गोल्ड खरीदा था, आपने कन्वर्ट किया, क्या मिल गया बदले में आपको? रिसीट। आपने रिसीट को बेच दिया, सेल डेट हो गई 30/11/2023। होल्डिंग पीरियड कब से मानेंगे? 1/4/2005 से। यहां से पूरा माना जाएगा आपका होल्डिंग पीरियड। कौन समझ आ गया आपको? ठीक है, यानी कि देखो, जब आपको मिलती है रिसीट, द पीरियड फॉर विच गोल्ड वॉज हेल्ड बाय द एसएससी प्रायर टू द कन्वर्जन, वो भी इसमें कवर हो जाएगा। कोई इश्यू नहीं है आपको यहां पे सबको। भाई देखो, इंडेक्सेशन बेनिफिट देना पड़ेगा आपको। 2 पॉइंट देखिए हमने यहां पे, आपने गोल्ड को कन्वर्ट कर दिया रिसीट के अंदर, क्या इस टाइम पे कैप गेन्स निकाला गया आपका? नहीं निकाला गया, नॉट अ ट्रांसफर है। पर जब रिसीट को बेचोगे मार्केट में जाके तो गेन निकालना पड़ेगा। हाँ, अब तो गेन निकालना पड़ेगा, वो टैक्स है। पर उसका होल्डिंग कब से माना जाएगा? जब से रिसीट नहीं, जब से गोल्ड लिया था, जब से गोल्ड लिया था। मान लो आपने रिसीट ले ली, नहीं बेची रिसीट आपने, मान लो ये सारा काम किया रितिका के पापा ने। क्या किया रितिका पापा ने? गोल्ड लिया, बदले में क्या कर दिया उसमें? किसमें कन्वर्ट करा दिया होगा उसको? रिसीट में। क्या उस टाइम गेन पे टैक्स लगा होगा? नहीं, रिसीट है उनके पास। अब रितिका की शादी हो रही है, कि पापा गोल्ड देना चाहते हैं, क्या बोलेंगे? ये पर्ची टांग के जाकर लेके अंदर, या अब तो गोल्ड ही देना पड़ेगा? बताओ, गोल्ड देना पड़ेगा ना, या पर्ची टांग ले? अब वो दोबारा गई मार्केट में, बोला पर्ची वापस ले लो, मुझे क्या दे दो? गोल्ड। अब खुद सोचो, गोल्ड दे के पर्ची ली थी तो गेन मांगा था हम लोगों ने आपसे? नहीं। पर्ची दे के गोल्ड मांग रहा हूं, गेन मांगा जाएगा आपसे? आंसर है नहीं। यहां भी छोड़ दिया गवर्नमेंट ने आपको। जब गोल्ड देके वापस रिसीट लेके आओगे, सॉरी रिसीट देके वापस अपना गोल्ड लेके आओगे, तब भी आप पे गेन नहीं आएगा। यानी नॉट अ ट्रांसफर में 2 पॉइंट्स कन्वर्जन के हो गए, गोल्ड से रिसीट, रिसीट से कन्वर्जन। गोल्ड लेके आ गए, अब इसके पापा सोच रहे हैं कि मैंने रिसीट ली थी 1 साल पहले, गोल्ड मुझे आज मिला है, जब इस गोल्ड को बेचूंगा तब तो गेन निकलेगा। होल्डिंग पीरियड कब से मानूं? जब से रिसीट थी तब से। रिसीट से एसेट चेंज हो गया ना बेटा। अब एसेट रिसीट है, अब एसेट पुराना गोल्ड नहीं है ना। ये पॉइंट समझो, जब मैंने गोल्ड को रिसीट बनाया था, पुराना एसेट गोल्ड था। अब मैं रिसीट को गोल्ड बना रहा हूं तो पुराना एसेट क्या हो गया? रिसीट। वहां से देखा जाएगा होल्डिंग, ये बात ध्यान रखना। इतना पुराना नहीं देखे जाएगा ना आपको वो लोग। पॉइंट अच्छा समझ आ गया अच्छे से आपको? अच्छा, यानी कि कन्वर्जन के टाइम पे गेन नहीं है, पर जब भी वो कन्वर्टेड एसेट बिकेगा, अब वो चाहे रिसीट बिके, अब वो चाहे गोल्ड बिके, गेन निकलेगा? निकलेगा। और दोनों केस में होल्डिंग पीरियड कब से आएगा? पुराने एसेट्स। रीड कर लो एक बार पॉइंट ये। ठीक है, पक्का क्लियर है? ठीक है, नॉट ट्रांसफर में कन्वर्जन हो गया, वो छोड़ सकते हैं, आगे चलते हैं। ये पॉइंट थ्योरी बन सकता था जो हमने कर लिया अभी, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर आपको। अच्छा, अगला देखो, ये ना वैसे तो लॉजिकल था नहीं ये पॉइंट देना, पर कुछ लोगों ने बहुत दिमाग लगाया होगा, पक्की बात है।
होते ना कई लोग एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेते हैं, उनकी बात बताता हूँ मैं आपको कि हुआ क्या। देखो समझाता हूँ कैसी है। हमारी क्लास में सबसे ज्यादा दिमाग कौन लगाता है? तान्या, कौन लगाता है? हितेश? चुप। आकाश बता, 3 ऑप्शन दे रहा हूं आकाश, हितेश, कुशाल, वासु। एक बोल। कुशाल बगल में बैठा है तो मारेगा तेरे को वो। चलो कुशाल की बात कर लेते हैं। कुसु बैंक के पास गया, लोन ले लिया, लोन फॉर हाउस प्रॉपर्टी, 1 करोड़ का लोन, 10% का इंटरेस्ट, तो पर एनम कितना इंटरेस्ट हो गया? 10 लाख। बस समझ आ रही है? पक्का क्लियर है यहां तक? ये काम हुआ 1/4/2020 को। 20 में क्या लोन लेके आ गया 10% के हिसाब से। घर बनना स्टार्ट हुआ, घर बना, घर इसका बन गया 1/4/2023 को। याद है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब से कब तक हो गया? 1/4/2020 से लेकर 31 मार्च 2023 तक। कितने साल आ गए इसमें? 20-21, 21-22 और 22-23। कितना इंटरेस्ट पे किया होगा? 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, टोटल 3 लाख का इसने इंटरेस्ट पे कर दिया। याद है इतना? अब क्या होगा, यहां से देगा 5 साल, यानी कि 23-24, 24-25, 25-26, 26-27, 27-28। इसमें 24B के अंदर ये प्री वाला इंटरेस्ट क्लेम कर लेगा। कितना? 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000। अच्छा हाँ सॉरी, ये 30 लाख था ना ये? हाँ ये 30 लाख था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये 30 लाख है। 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, ये हो गया 30 लाख। तो यहां पे सारा आ गया। हाँ ठीक है, ये आ गया 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख। कोई दिक्कत नहीं है, पक्का प्री दिख रही है। पर साथ ही साथ पोस्ट का इंटरेस्ट भी जाएगा इसका, वो जाएगा 10 लाख पर एनम। कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हर साल हाउस प्रॉपर्टी में 16 लाख खर्चा क्लेम कर रहा है। कोई इशू नहीं है आपको? याद है आपको कुछ सेक्शन थे 80EE, 80EE, ये भी नए सेक्शन ऐड हुए थे डिडक्शंस के अंदर, जो कहते थे पर्टिकुलर टाइम लिमिट के अंदर घर खरीदते हो और आपको कोई डिडक्शन 24 नहीं दे पाता 2 लाख के ऊपर, तो यहां पे आके 1.5 लाख का या 50,000 क्लेम कर लेना। अगर आपको शायद याद आ रहा हो 80EE सीरीज थी, कुछ आया नहीं आया? याद आया? पहली सेक्शन था कि आपको मिल जाएगा एक्स्ट्रा 50,000 तक का, या फिर आया था एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको 1.5 लाख तक का। इसमें रूल्स है कुछ कि घर की एसडीवी इतनी होनी चाहिए, इतना लोन लेना, उस टाइम पीरियड में लोन लेना, पर डिडक्शन मिल जाती थी आपको इंटरेस्ट की। पक्का? ऐसे ही सेक्शन 80C आपको कहता था जो हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल वापस करोगे उसे क्लेम कर लेना आप लोग कहां पे? 80C में। यानी देखा जाए तो कुछ तो जो भी पैसे पे कर रहा था बैंक को, प्रिंसिपल क्लेम कर रहा था 80C में, इंटरेस्ट या तो 24B में जा रहा था उसका, या जा रहा होगा 80EE या EE में जा रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं यहां पे आपको। अब ना कुसु ने एक्स्ट्रा दिमाग चलाया। कुसु एक दिन अकाउंट्स पढ़ रहा था, AS10। कौन सा AS10? PP। उसने सोचा मेरा घर कब बन के तैयार हुआ है बताओ? 1/4/23 को। और मैंने लोन कब लिया था? 1/4/2020 को। और संजू बाबा ने क्लास में बोला था एसेट बनने से पहले जितना भी खर्चा होता है उसे कॉस्ट में क्या करना चाहिए? कैपिटलाइज। तो उसने बोला तो 30 लाख का मैंने इंटरेस्ट दिया है बैंक को, क्यों ना मैं अपने घर की कॉस्ट 1 करोड़ की बजाय 1,30,00,000 कर दूं। खर्चा तो हुआ ना इंटरेस्ट का। वो ये सोच रहा है कि ऑलरेडी 24 भी क्लेम कर चुका हूं मैं हाउस प्रॉपर्टी में खर्चा, पर उसने फिर कैपिटलाइज कर दिया। अब कोई से दोस्त उसका मान लो दोस्त है राहुल कह रहा है क्यों करेगा तू? कह रहा सुन, जब इस घर को बेचूंगा ना, सेल प्राइस में से कॉस्ट मेरी 1 करोड़ नहीं होगी, 1,30,00,000 हो जाएगी। यानी मैं इंडेक्सेशन करूंगा 1,30,00,000 का, और जितनी ज्यादा कॉस्ट उतना कम गेन। समझ आ रहा है आपको? पर गलत तो कर रहा है, क्योंकि ये एक बेनिफिट नहीं ले रहा, ये 2 बेनिफिट ले रहा है। याद करो
याद करो जीएसटी का पॉइंट, जीएसटी के ऊपर यहां मिलता है डेप्रिसिएशन, यहां मिलता है ईटीसी, यहां डबल काम कर रहा है, उसका 24B भी क्लेम कर रहा है, उसी कॉस्ट को कैपिटलाइज भी कर रहा है। पॉइंट समझ आया? यहां रुका नहीं है, आगे बढ़ा। ये तो प्री की बात हो गई। पोस्ट हर साल कितना पे कर रहा था ये इंटरेस्ट? 10 लाख। इसको दिखाया जा रहा है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होता है कि आपके के अंदर जो हम खर्चा करते हैं बिल्डिंग के लिए, हर साल 10 लाख के इंटरेस्ट क्या दिखा रहा है? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। गलत तो कर रहा था पर लॉ में कुछ लिखा नहीं हुआ था, तो क्या करती है आंटी? आंटी को लॉ में डालना पड़ गया। आंटी ने लिख दिया, भाई साहब जो तुम सीओए निकालते हो या सीओआई निकालते हो ना, इसमें वो अमाउंट नहीं आएगा जो तुमने कहां क्लेम कर लिया है? 24B में, या फिर चैप्टर 6 से मतलब 80EE या EE में, उसे मत लेना दोबारा। बस ये आंटी ने लिख दिया। लॉजिकल पहले भी तो नहीं करना था, पर किसी ने पक्का किया होगा तो उनको लिखना पड़ गया। पॉइंट ये लूपहोल बना दिया था, लिख दिया उन्होंने। यहां पे देखो कैसे दिमाग लगाते हैं। अब खुद बताओ, अगर किसी ने ना क्लेम किया होता तो आंटी लिखती क्या बाकी इतने सालों बाद? नहीं, किसी ने पक्का क्लेम करा होगा तभी लिखा है लोगों ने यहां पे आके। पॉइंट समझ आया दिमाग आपको? ये लिख लो। हमने क्लेम कर तो लिया खर्चा मेरे भाई 24B के अंदर। भाई तू अकाउंट्स में जा रहा है, मैं टैक्स में हूं। समझ आ गया क्या लिखना है? आप लिखो एनी इंटरेस्ट which is claimed under section 24B, which is claimed under section 24B, comma section 80EE, section 24B, comma section 80EE, comma section 80EEA cannot be added to the cost of acquisition or cost of improvement, cost of acquisition or cost of improvement while calculating capital gains, क्लियर है? पक्का? ठीक है। यहां पे वो लोग बना सकते हैं केस स्टडी अगर उनको पूछना है क्वेश्चन तो। ये ठीक है तान्या जी? हाँ। अच्छा, ये हमारा हो गया। ये हम ऑलरेडी बैच में पढ़ चुके हैं। ये खाली बोलता है कोई भी इनटैंजिबल एसेट है जो सेल्फ जनरेटेड है, खुद आपने बनाया, उसकी कॉस्ट क्या मानते हैं हम लोग? 0। यही आप खरीद के लाए हो तो जो आपने परचेज प्राइस दिया था वो बन जाता है आपका परचेज का प्राइस, और इसमें कोई भी कॉस्ट इंप्रूवमेंट नहीं होता है। बस यही हमने पढ़ा था, वही पॉइंट है इसके अंदर कि कोई भी इनटैंजिबल एसेट जो आपने खरीदा, जितने का खरीदा वो क्या बन गया आपका? कॉस्ट प्राइस, सीओए। आपने खुद बनाया, सेल्फ जनरेटेड, कॉस्ट क्या मानी जाएगी? 0। बस वही है, कोई नया पॉइंट नहीं है इसके अंदर। ठीक है जी, पॉइंट है। इससे लिंक करता हूं जरा एक बार पीजीबीपी को। गुडविल पे डेप्रिसिएशन मिलता है? वो भी नहीं मिलता पीजीबीपी में। गुडविल कैसे कम हो जाएगी किसी इंसान की भाई? बिजनेस करते करते गुडविल कम कैसे हो जाएगी आपकी? अगर मैं गुडविल को कर दूं मोनेटाइज तो 5 साल बाद तो मैं 0 हो गया मार्केट में, नाम ही नहीं हो मेरा। तो गुडविल कभी मोनेटाइज नहीं होती, ध्यान रखना भाई बात ये। ये बढ़ती है, कम नहीं होती है। हाँ। सेक्शन 54 ये तो बेटा लिख के ले लो, एग्जाम में आएगा। 54 याद है? घर के बदले घर। आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची, बदले में एक और खरीदना है। टाइम लिमिट क्या होता है? 2 साल बाद, 3 साल बाद, 1 साल पहले। 2 साल फॉर परचेज, 3 साल फॉर कंस्ट्रक्शन। पर गवर्नमेंट इतना वेट नहीं करती, वो कहती है आईटीआर तक जाओ, सीजीएस में पैसे डाल दो, जितने डालोगे उतना मिल जाएगा आपको एग्जेम्पशन। जो पैसे बाद में अनयूटिलाइज रह गए वो हो जाएंगे टैक्सेबल। कितने साल बाद? 3 साल बाद। 2 बाद नहीं, 3 साल बाद। और अगर पैसे को गलत, और जो नया एसेट लिया उसको अपने 3 साल के अंदर बेच दिया तो उस घर के गेन निकालते हुए उसकी कॉस्ट से पुरानी एग्जेम्पशन माइनस कर देंगे। ये हमने पढ़ा है पूरा। अमेंडमेंट क्या है सर? आप मुझे लॉजिक से बताओ, कोई भी एग्जेम्पशन अगर गवर्नमेंट लेके आती है वो किसको टारगेट करके लाती है? मिडिल क्लास को कि अमीरों को? बहुत मिडिल क्लास को बेटा। अमीरों को क्या करना है एग्जेम्पशन का? अब मान ले
तेरा बर्थडे है, तुमने सोचा मैं सबको 100 रुपए दूंगा, हम सारे खुश हो जाएंगे। तो मुकेश अंबानी के बाद बोल, मुकेश अंबानी मेरा बर्थडे 100 रुपए, वो तेरे को घूरेगा 10 बार, क्या करूं मैं इसका? बात समझ आ रही है? एग्जामिशन किसको दी जाती है हमेशा? मिडिल क्लास को। हमने रिबेट किसको दी थी? 5 लाख तक वालों को, या नए स्लैब में पर नए स्लैब में ना 7 लाख के बाद भी मिल सकती है, याद है फॉर्मूला? हाँ ठीक, हाँ। तो देखो सेक्शन 54 क्या था? घर के बदले घर। मैंने घर बेचा, मान लो मैंने घर बेचा और मुझे लॉन्ग टर्म गेन हुआ 10 करोड़ का, मान लो 1 करोड़ का। मैंने घर बेचा, कितना गेन हुआ मुझे? 1 करोड़ का। मैंने एक नया घर खरीद लिया 1 करोड़ का, तो मेरा पूरा गेन क्या हो गया? 0। कोई लिमिट थोड़ी थी यहां पे। मैंने घर बेचा, मुझे गेन हुआ 4 करोड़ का, मैंने नया घर खरीद लिया 4 करोड़ का, मेरा कितना गेन हो गया? 0। यही मुकेश अंबानी ने 500 करोड़ के अपनी प्रॉपर्टी को बेचा और 500 करोड़ का ही नया घर खरीद लिया, कितना गेन हो गया उसका? 0। कमेंट कह रही है यार एग्जामिशन किसके लिए लेके आए थे हम लोग? मिडिल क्लास के लिए। इस 500 करोड़ पे अगर मैं एग्जामिशन ना देता 20% के हिसाब से 100 करोड़ का टैक्स बनता, सरचार्ज अलग से लगता, नुकसान हुआ ना गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट को समझ आ गया कि भाई एग्जामिशन का लोग उठा रहे हैं नकली फायदा। तो गवर्नमेंट ने बोला घर के बदले घर में हमने पॉइंट बोला था आपको, पर मैक्सिमम लिमिट लगा दी। मैक्सिमम एग्जामिशन जो सेक्शन 54 आपको देगा वो कितनी देगा? 10 करोड़। 10 करोड़ से ऊपर नहीं मिलेगी एग्जामिशन आपको, ये रूल लगा दिया यहां पे। 10 करोड़ बहुत है बेटा। हाँ पता है मतलब, हाँ इन सबको नहीं पता ना। हाँ 10 करोड़ की एग्जामिशन बहुत होती है, और ये सेल प्राइस नहीं है, घर का गेन है। आपको अपना घर बेच के 10 करोड़ का फायदा हुआ है, तो भाई 10 करोड़ का नया घर खरीद लो। आपने नया घर 12 करोड़ का लिया, मान लो आपको गेन हुआ 15 करोड़ का, आपने घर ले लिया 15 करोड़ का नया, पर एग्जामिशन देंगे आपको हम लोग 10 करोड़ की। 5 करोड़ गेन के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा आपको। ये पॉइंट ध्यान रखना। कितनी लिमिट है मैक्सिमम? 10 करोड़। सेम वेज सेक्शन 54F याद है? याद है व्हाट द फॉर्मूला? कुछ भी बेचो बदले में क्या ले लेना? घर। वहां भी लगा दिया लिमिट कि मैक्सिमम एग्जामिशन मिलेगी आपको 10 करोड़ की। बस ये पॉइंट हुआ 54 में 54F में मैक्सिमम कितना मिलेगा एग्जामिशन आपको? 10 करोड़। इस पे क्वेश्चन आएगा बेटा, पक्की बात है, ये क्वेश्चन डालेंगे यहां पे। अब मैं आपको बताता हूं, देखो 54 में क्या क्या पॉइंट्स थे। 54 पहले बहुत सिंपल था, घर के बदले घर। फिर लोगों ने पूछा था क्या मैं एक घर को बेच के 2 घर खरीद सकता हूं एग्जामिशन के लिए? तो उसमें रूल क्या आ गया था? अगर गेन हुआ आपका 2 करोड़ तक था तो कर सकते हो जिंदगी में एक बार। उसमें एक और लिमिट डाल दिया अब कि एक घर के बदले एक घर भी अगर लेना चाहते हो, मैक्सिमम एग्जामिशन कितना मिलेगा? 10 करोड़। यानी ऐसे याद करना 54 को। आपको कितना कॉम्प्लिकेट हो रहा है धीरे धीरे, पर याद तो करना पड़ेगा। समझ आ गया पॉइंट आपको? ये वाला भी 54 भी हो गया, एफ भी हो गया, अदर कैप के अमेंडमेंट्स खत्म। मैं कहता हूं ज्यादा थ्योरी बेस्ड इनकी है। नॉर्मल 54 क्या बोलता था? घर के बदले घर। फिर पॉइंट आया था मैंने एक घर बेचा, मुझे 1.5 करोड़ का फायदा हुआ, क्या मैं 75 लाख के 2 घर खरीद सकता हूं? खरीद सकते हो, पूरा गेन एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लिमिट क्या आती है? आपका LTCG शुड नॉट बी मोर देन 2 करोड़। पर ये बेनिफिट एक के बदले 2 वाला लाइफ में एक बार मिलता है इंसान को। एक घर के बदले एक घर का बेनिफिट तो चाहे हर बार ले लो, पर इसमें लगा दी लिमिट। एक घर के बदले एक घर भी अगर लेना चाहते हो, उस बार मैक्सिमम एग्जामिशन कितनी मिलेगी आपको? 10 करोड़ की। बस ये पॉइंट है। 2 है बेटा, वो तो है ही, वो तो लाइफ में एक बार के लिए है ना, बस ये तो हमेशा कर सकते हो। क्लियर है आपको? तो कैप गेन में क्या क्या मैं हुई अमेंडमेंट? पहले तो बताया मार्केट लिंक्ड डिबेंचर हो या फिर स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड जिसके मैक्सिमम 35% पैसे लगते हैं इक्विटी शेयर्स में, इसको हमेशा क्या मानेंगे? शॉर्ट टर्म। इसमें सिंपल फॉर्मूला क्या होगा? FEOC माइनस COA, सॉरी माइनस एक्सपेंस ट्रांसफर। एक्सपेंस में क्या नहीं आ सकता? STT। ठीक है, बाकी नॉर्मल केस में। उसके बाद कोई भी इनटैंजिबल एसेट है जो सेल्फ जनरेटेड है, कॉस्ट क्या मानोगे? 0। खरीद के लाया हो तो परचेज प्राइस। ठीक है, फिर इसमें हुई है अमेंडमेंट आपकी सेक्शन 54 में, हमने देख ली 10 करोड़ की लिमिट लग गई हमारी। और क्या हुई अमेंडमेंट इसमें? हाँ वो ये क्लियर है।
और हाँ गोल्ड वाली, गोल्ड कन्वर्ट किया आपने इलेक्ट्रॉनिक, गोल्ड रिसीट में नॉट अ ट्रांसफर नॉट अ गेन, रिसीट को वापस कन्वर्ट किया गोल्ड में नॉट अ ट्रांसफर नॉट अ गेन। पर जब गोल्ड को रिसीट को बेचोगे तो होल्डिंग पीरियड लगेगा पुराने एसेट्स में। बस यही पॉइंट है, ठीक है जी। अच्छा, और हाँ एक पॉइंट से भूल के बताना, गोल्ड रिसीट्स होल्डिंग पीरियड क्या मानोगे, 12, 24, 36? कहां आएगा गोल्ड रिसीट्स? 12 में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है, मार्केट में ट्रेड हो रही है। बताओ 12, 24, 36 क्या लगता है कुसु? आवाज नहीं आ रही भाई। 36 महीने राहुल, इसका आंसर आएगा 36 महीने। लिख लो, है तो गोल्ड ही ना, 36 मंथ्स। ठीक है, कैप गेन अमेंडमेंट्स खत्म। कल की क्लास मिस मत करना, अदर सोर्सेज में बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स है, वो कल करते हैं हम लोग। कौन सा बेटा?